हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी पीपीएस में यूनिट नंबर 5 वन शॉट। सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री, इन चारों के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे। लिंक लिस्ट के हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंप्लीमेंटेशन नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है। फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर्स, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 5 के अंदर दे रखे हैं। और इन सारे टॉपिक्स को हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी ये वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कंसाइज तरीके से हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक्स के साथ, दैट इज पॉइंटर्स। ठीक है। ओके, सो समझते हैं पॉइंटर्स होते क्या है। इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को या फिर उसकी लोकेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ डायरेक्ट वैल्यू, इट होल्ड्स वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने की जगह उस पर्टिकुलर वेरिएबल की लोकेशन की मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर्ड है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करना ही पॉइंटर्स का काम होता है। ठीक है। सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर नेम को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि पॉइंटर नेम को इस तरीके से लिखा जाता है जब भी हमको पॉइंटर नेम को यूज करना होता है। ठीक है। एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो INT एस्ट्रिक पॉइंटर। ठीक है। इंटीजर वैल्यू के लिए हम INT डेटा टाइप यूज करेंगे डेफिनेटली, और फ्लोट वैल्यू के लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, किस तरीके से यूज करते हैं और पॉइंटर किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम इस एग्जांपल के अंदर समझ लेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है x नाम का। ठीक है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 10, ये इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंटर बनाया गया जिसके अंदर क्या स्टोर किया गया, एड्रेस ऑफ x। ठीक है। एंड x मतलब कि एड्रेस ऑफ x। ठीक है। वैल्यू नहीं है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम x प्रिंट कराएंगे। तो अगर हम x प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है। फिर हम एड्रेस ऑफ x प्रिंट कराएंगे, जिसके लिए हम एंड एक्स का यूज करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जो हमारा एड्रेस होगा एक्स का वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंटर को प्रिंट कराएं, ठीक है, तो पॉइंटर को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक। और अगर हम वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट कराएं, ठीक है, वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं, एस्ट्रिक का यूज करके हम वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा आउटपुट में, 10। ठीक है। तो वो यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पॉइंटर हमारा काम करता है। ठीक है। पॉइंटर हमारा एड्रेस स्टोर करता है, और उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है ये फेच करने के लिए हम एस्ट्रिक पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस की बात की जाए कि पॉइंटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए पॉइंटर। यूज्ड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉइंटर्स का। हेल्प्स इन हैंडलिंग एरेज एंड स्ट्रिंग्स एफिशिएंटली, एरेज को और स्ट्रिंग्स को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली ये हैंडल कर पाता है, और इसकी हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क में या कॉम्प्लेक्स मेमोरी एलोकेशन के टाइम डायनेमिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यूज टू लिंक नोट्स इन अ लिंक लिस्ट, किसी भी एक लिंक लिस्ट के अंदर जब भी आप लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो तो नोट्स को लिंक करने का काम, क्योंकि अभी हम लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट होती हैं उनमें डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं होता है। ठीक है। तो एक डेटा पॉइंट से दूसरे डेटा पॉइंट तक जाने के लिए हमें उसके एड्रेस की जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट डेटा के एड्रेस की। तो नेक्स्ट डेटा का एड्रेस पॉइंटर्स की हेल्प से स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से पॉइंटर्स का लिंक लिस्ट में भी नोट्स को कनेक्ट करने के लिए या उन्हें लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस यूनिट के अंदर 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। It means getting memory at run time while the program is running instead of compile time. Dynamic memory allocation का मतलब है कि जब भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, यानी रनिंग स्टेट में होता है, उस टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना, ना कि कंपाइलेशन के टाइम पे। मतलब कि कई बार प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज नहीं करते हो और आपने कोई एरे इनिशियलाइज की जिसका साइज 10 है, ठीक है, और उसमें आपने एलिमेंट सिर्फ 5 डाले, ठीक है, तो उस केस में जो 10 की मेमोरी स्पेस थी वो एलोकेट हो जाएगी। बट अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हो तो उस केस में अगर आपने एलिमेंट 5 दिए हैं तो रन टाइम पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स के लिए ही मेमोरी एलोकेट होगी, इवन आपकी एरे का साइज 10 हो। ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। सबसे पहला फंक्शन है हमारा मेलॉक, स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन।
malloc मेमोरी एलोकेशन के लिए स्टैंड करता है। देन एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज। malloc का काम क्या होता है, किसी भी स्पेसिफाइड साइज के लिए मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करना, ठीक है। डज नॉट इनिशियलाइज द मेमोरी कंटेन्स गार्बेज वैल्यूज, ठीक है। ये क्या करता है, मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है, रन टाइम पे ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड मेमोरी, ये कौन सा पॉइंटर रिटर्न करता है, यानी कि जो भी एलोकेटेड मेमोरी है उसकी जो फर्स्ट बाइट है वहां पे ये पॉइंटर की वैल्यू को रिटर्न करता है। और नल इफ एलोकेशन इज फेल्स, और अगर एलोकेशन नहीं हो पाया तो उस केस में ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका, पॉइंटर इज इक्वल्स टू डेटा टाइप एस्ट्रिक malloc और साइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो malloc, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलॉक, स्टैंड्स फॉर कॉन्टिगुअस एलोकेशन, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली जो एलोकेशन होता है उसके लिए हमारा कैलॉक यूज होता है। एलोकेट्स मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ एलिमेंट, देखो सिंगल एलिमेंट्स के लिए अगर करना है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी के साइज को एलोकेट करना है तो आप malloc यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपको एरे के एलिमेंट्स के लिए यूज करना है तो आप कैलॉक यूज करोगे, ठीक है। इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स टू जीरो, ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को जीरो इनिशियलाइज कर देता है। देन रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट, और फिर फर्स्ट एलिमेंट से ये क्या करता है, पॉइंटर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रिटर्न करता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, पॉइंटर इज इक्वल्स टू डेटा टाइप एस्ट्रिक कैलॉक एलिमेंट कॉमा साइज। यहाँ पे सिर्फ साइज हम दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करना था, बट यहाँ पे हम हर बार एलिमेंट को चेंज करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग साइज को बढ़ाते रहेंगे और मेमोरी एलोकेट करते रहेंगे। इस वजह से हम कैलॉक के अंदर एलिमेंट कॉमा साइज दोनों यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रीअलॉक, स्टैंड फॉर रीएलोकेशन, मेमोरी को रीएलोकेट करने के लिए हम रीअलॉक का यूज करते हैं। यूज टू चेंज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी, एक्सपैंड और श्रिंक, मतलब कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एरे का साइज 10 लिया, ठीक है, आपने उसके अंदर 5 एलिमेंट डाले, तो अब इस केस में क्या होगा, जो बची हुई 5 एलिमेंट की स्पेस है उसके साइज को किसी और जगह पे रीएलोकेट कर देगा, यानी किसी और एरे के लिए रीएलोकेट कर देगा, तो ये रीएलोक का काम होता है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई एरे बनाई जिसका साइज आपने 10 दिया और उसमें क्या किया आपने, 11 एलिमेंट आपको डालने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप एक्सपैंड करोगे तो उस केस में भी मेमोरी का रीएलोकेशन करने में रीअलॉक हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओल्ड डेटा इज प्रिजर्व्ड इफ एक्सपेंडिंग, अब फॉर एग्जांपल अगर एक्सपैंड कर रहा है मेमोरी, ठीक है, सो उस केस में जो ओल्ड डाटा, जो प्रीवियस डेटा पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर एरे के अंदर या उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर, वो प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, पॉइंटर इज इक्वल्स टू डेटा टाइप एस्ट्रिक रीअलोक पॉइंटर कॉमा साइज, तो ये इसका सिंटेक्स है, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं रीअलोक। नेक्स्ट इज फ्री, फ्री इज द प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी, जो भी प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको फ्री करता है। प्रिवेंट्स मेमोरी लीक, जो मेमोरी लीक होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। आफ्टर फ्री पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग, मतलब कि जब भी हम फ्री यूज करते हैं तो उसके बाद जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग हो जाता है, यानी कि उसको आपको नल पे मैनुअली सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके एग्जीक्यूशन में, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, फ्री पॉइंटर, पॉइंटर इज इक्वल्स टू नल, तो ये हमारा सिंटेक्स है, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर को नल मैनुअली डिक्लेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नल डिक्लेयर नहीं करोगे तो उस केस में फ्री होने के बाद जो हमारी स्पेस है वो प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो पाएगी अगले एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फंक्शंस की। ओके, सो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर दैट एंड्स विद अ नल कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया था जब हम लोग एरे के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक एरे ही होती है कैरेक्टर्स की, ठीक है, और जो कहाँ से एंड होती है, /0 से, ठीक है, नल कैरेक्टर से। अब जरूरी नहीं है कि आप नल कैरेक्टर यूज करो, अगर आप नहीं यूज करोगे तो कंपाइलर अपने आप ऐड कर देगा एग्जीक्यूशन के टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, कैर नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव, ये जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इन सी, देखो दो तरीके से डिक्लेयर होता है, एक फिक्स्ड साइज होता है, एक डायनामिक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। फिक्स्ड साइज में क्या होता है, अगर मैंने नेम का साइज 20 दिया है तो इस केस में अगर मैं नेम में कोई भी स्ट्रिंग डालूंगा तो उसका साइज 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर पॉइंटर, डायनेमिक स्ट्रिंग में क्या होता है, ये पॉइंटर का यूज़ करते हुए किया जाता है डायनेमिक स्ट्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैंने एस्ट्रिक नेम लिखा तो इसका मतलब कि ये पॉइंटर है, ये डायनेमिकली मेमोरी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, तो इसके अंदर आप छोटी स्ट्रिंग या बड़ी स्ट्रिंग, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दोगे वो मेमोरी को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन के टाइम एलोकेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैरेक्टर पॉइंटर और ये होता है कैरेक्टर एरे। सो ये दो बेसिक तरीके हैं मेमोरी को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिंग के लिए, ठीक है।
सम कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सारे हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो कॉमन फंक्शंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो आपको काम आएंगे बहुत ज़्यादा, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहले str लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए str लेंथ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट strcpy, कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट strcat, जॉइंस टू स्ट्रिंग्स टुगेदर, ठीक है, कॉन्कैटिनेट के लिए यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को एक साथ ऐड करने के लिए strcat का यूज करते हैं। नेक्स्ट strcmp, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये जीरो रिटर्न करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, ये लेस देन जीरो दिखाएगा अगर स्ट्रिंग 1 हमारी लेस देन स्ट्रिंग 2 है, और ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा अगर स्ट्रिंग 1 हमारी ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। सो strcmp का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट str रिवर्स, ठीक है, str rev, इसका यूज किस लिए होता है, यूज टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के रिवर्स को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉट स्टैंडर्ड इन ऑल कंपाइलर्स, सारे कंपाइलर्स में ये काम नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक कंपाइलर्स जैसे कि टर्बो सी अगर आप यूज करते हो तो उसमें ये काम करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाइलर्स भी हैं जिसके अंदर ये काम नहीं करता है। तो आप ये सिस्टम पे अगर ना चले तो आप परेशान मत होना कि ये काम नहीं कर रहा है फंक्शन, ये फंक्शन स्पेसिफिक कंपाइलर्स पे ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अभी भी आप पढ़ रहे हो, आगे आप डीएसए में भी पढ़ोगे इसको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, बट अभी आप बेसिक आइडिया एक ले लो। इट इज़ यूज टू स्टोर एलिमेंट सेम एज एन एरे, बट इट डज नॉट स्टोर एलिमेंट इन अ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। मतलब कि जिस तरीके से आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करते हो, ठीक उसी तरीके से लिंक लिस्ट का भी यूज किया जाता है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन एरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस या कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में हम डेटा को स्टोर करते हैं, बट लिंक लिस्ट में हम मेमोरी पे कहीं भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ एक नेक्स्ट डेटा का एड्रेस अटैच होता है, तो हमें ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर टारगेटिंग टुवर्ड नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कि हर एक एलिमेंट कहीं पे भी स्टोर हो मेमोरी में, उसके साथ उसके अगले एलिमेंट का एड्रेस भी अटैच रहता है, ठीक है, जो टारगेट करता है कि नेक्स्ट एलिमेंट किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। सो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल भी बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा डेटा होता है और डेटा के साथ ये हमारा क्या है, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है। तो अब यहाँ पे है क्या, ये जो एक है हमारा, ये एक नोड है, लिंक लिस्ट का एक नोड है, ठीक। ये हमारा डेटा है राइट लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में हमारा पॉइंटर है। इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस है नेक्स्ट डेटा का, यानी कि 100। तो 100 पे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेटा है जो कि है बी। फिर इसके साथ एक एड्रेस अटैच्ड है, वो एड्रेस हमें थर्ड एलिमेंट पे ले जाएगा, थर्ड एलिमेंट यहाँ है। फिर इसके साथ एक एड्रेस अटैच है, ये नल है, तो इसका मतलब कि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस होता तो हम उसके बाद उस एलिमेंट पे जाते चेक करने के लिए कि क्या वहाँ आगे कोई एड्रेस है या नहीं। तो मतलब ये 3 एलिमेंट इस लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। नोड क्या होता है, ईच नोड हैज अ डेटा फील्ड एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। हर एक नोड के पास एक अपना प्राइवेट डेटा फील्ड होती है और एक अपना प्राइवेट आप कह सकते हो पॉइंटर या रेफरेंस होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ टारगेट करता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एडवांटेजेस की बात करें कि हम लिंक लिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डायनामिक साइज को फॉलो करता है। क्योंकि देखो, एरे जब आप क्रिएट करते हो, अगर आपने 50 साइज की एरे बना दी तो उस केस में 50 मेमोरी लोकेशंस तुरंत रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो तो आप मेमोरी के अंदर अगर 50 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस फ्री नहीं है तो उस केस में भी 50 अलग अलग स्लॉट्स पे डेटा स्टोर कर सकते हो और फिर इजीली उनको एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। इजी इंसर्शन और डिलीशन अलाउ करता है लिंक लिस्ट हमारा, जो कि एरे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो 3 मेजर टाइप्स हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलरी लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें क्या होगा, ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ओनली, जहां पे हर एक नोड पे एक एलिमेंट होगा, एक हमारा एड्रेस होगा जो कि अगले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, या अगले नोड का जिसके पास एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। ये सिंगली लिंक लिस्ट में होता है। लास्ट में आपको नल मिलेगा जो बताएगा कि यहां से हमारी सिंगली लिंक लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, ईच नोड पॉइंट्स टू बोथ प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड्स एड्रेस। यहाँ पे हर एक नोड प्रीवियस नोड का एड्रेस और अगले नोड का एड्रेस दोनों स्टोर करके रखेगा और बीच में डेटा रखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 100 हेड है हमारा, ठीक है। हेड से जब आप जाओगे तो यहाँ पे प्रीवियस क्या है, नल, यानी कि प्रीवियस में कोई डेटा नहीं है। नेक्स्ट पे 102 पे हमारा अगला डेटा है, ठीक है। तो 102 पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा,
प्रीवियस डेटा किस पोजीशन पे है उसका एड्रेस मिलेगा 100, ठीक है, 100 लोकेशन पे प्रीवियस डेटा है, और 104th लोकेशन पे अगला डेटा है। सी पे आ गए, अगला डेटा नल है यानी कि आगे कुछ भी नहीं है। पीछे वाले डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है तो 102 की हेल्प से हम प्रीवियस डेटा भी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है जिसमें कि दो डेटा एड्रेसेस होते हैं, एक प्रीवियस नोड का डेटा एड्रेस, एक हमारा नेक्स्ट नोड का डेटा एड्रेस, ठीक है। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। नेक्स्ट इज सर्कुलरी लिंक लिस्ट, लास्ट नोड पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड फॉर्मिंग अ साइकिल। देखो ये सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही होती है सर्कुलरी लिंक लिस्ट, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे जो लास्ट नोड है वो नल बताता है, ठीक है। नल का मतलब इसके आगे कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है। बट सर्कुलरी में क्या होता है, नल की जगह जो पहला एलिमेंट था उसका एड्रेस होता है, यानी कि यहाँ से वापस से कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, पहले एलिमेंट पे। तो ये एक सर्कुलर फॉर्मेट बनाएगा जिस वजह से इसको सर्कुलरी लिंक लिस्ट बोला जाता है। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टैंडर्ड सी प्रोसेसर्स की, प्री प्रोसेसर्स की, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी, बट 2 मार्क्स से लेके मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स में, उससे ऊपर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक्स हम देखेंगे वो 2 से 5 मार्क्स के ही टॉपिक्स हैं। सबसे पहले फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, दे अलाउ अस टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। किसी भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे जो फाइल्स स्टोर होती हैं उनमें हम रीड कर सकते हैं या उनमें हम कुछ राइट कर सकते हैं। तो ये हमें कौन अलाउ करता है, फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। C uses a special data type called file to work with files। C के अंदर एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसको फाइल बोला जाता है, जिसका यूज किया जाता है इन फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए, यानी इन फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। सम कॉमन फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, कुछ बेसिक जो यूज होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले एफ ओपन। एफ ओपन क्या करेगा, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग और अपेंडिंग। किसी भी फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, रीड करने के लिए, उसमें राइट करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। एफ क्लोज किस लिए होता है, क्लोज द फाइल आफ्टर यूज। फाइल का यूज हो गया, उसको क्लोज करना है तो आप एफ क्लोज फंक्शन का यूज कर सकते हो। एफ प्रिंट एफ राइट्स फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर फॉर्मेटेड टेक्स्ट को राइट करता है, ठीक है। एफ स्कैन एफ रीड्स फॉर्मेटेड टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर से फॉर्मेटेड टेक्स्ट को रीड करने का काम करता है एफ स्कैन एफ। एफ गेट सी क्या करता है, रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। फाइल के अंदर से किसी एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हेल्प करता है। एफ पुट सी राइट सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर राइट करने के लिए एफ पुट सी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एफ गेट एस। गेट एस का यूज किस लिए होता है, रीड्स अ होल लाइन फ्रॉम अ फाइल। किसी फाइल के अंदर से कंप्लीट लाइन को रीड करने के लिए यूज किया जाता है गेट एस। और पुट एस क्या करता है, राइट करता है होल लाइन को किसी फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट के लिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेस। स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इट इज अ टूल इन सी दैट प्रोसेसेस योर कोड बिफोर कंपाइलेशन। बेसिकली सी के अंदर एक टूल होता है जिसको प्री प्रोसेसर बोला जाता है, जो करता क्या है, आपके कोड को कंपाइलेशन से पहले एक बार प्री प्रोसेस करता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर स्टार्ट विद अ हैश सिंबल। प्री प्रोसेसर आपका हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज होता है। टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्री प्रोसेसर के, हैशटैग इंक्लूड, इंसर्ट्स कंटेंट फ्रॉम अनदर फाइल। इंक्लूड आप यूज करते हो जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हो, सबसे पहले आप इंक्लूड करते हो कुछ बेसिक लाइब्रेरीज को, ठीक है। सो ये करता क्या है, किसी दूसरी फाइल से कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंटेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है। इंक्लूड आप करोगे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज को, तभी आप प्रिंट एफ फंक्शंस और स्कैनफ फंक्शंस ये सब यूज कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन, ठीक है। हैशटैग डिफाइन किस लिए यूज होता है, डिफाइंस अ कांस्टेंट और मैक्रो। मतलब कि किसी भी कांस्टेंट को या फिर मैक्रो को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चाहे आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहो तब भी आप डिफाइन फंक्शन का या डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज कर सकते हो। हैशटैग इफ डेफ, इफ एंड डेफ, हैशटैग एल्स, हैशटैग एंड इफ, ठीक है। ये चारों किस लिए यूज होते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ पार्ट ऑफ कोड। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट इज हैशटैग अनडेफ, रिमूव्स अ डिफाइंड मैक्रो। किसी एक मैक्रो को रिमूव करने के लिए अनडेफ का यूज होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैक्रो क्या होता है, तो अब हम लोग मैक्रोस की ही बात करेंगे कि व्हाट आर द macros and how we call the macros, ठीक है। a macro is a piece of code that you define once and can use anywhere in the program by calling its name। so जिस तरीके से आप functions का यूज करते हो कि वो एक piece of code होता है function हमारा, ठीक है, जब भी हमें जरूरत होती है हम उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से macros का भी यूज किया जाता है। macros को उनके नेम के थ्रू प्रोग्राम के अंदर कॉल किया जाता है, जहां पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके अंदर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिखा होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब भी हम macros को कॉल करते हैं, ठीक है।
प्री प्रोसेसर रिप्लेसेस द मैक्रो नेम विद इट्स वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। प्री प्रोसेसर क्या करता है, मैक्रो के नेम को मैक्रो की वैल्यू से रिप्लेस कर देता है प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले पहले, ठीक है। हाउ टू डिफाइन अ मैक्रो, कैसे डिफाइन करते हैं मैक्रो को, हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज किया जाता है मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। सिंटेक्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग डिफाइन मैक्रो नेम वैल्यू और कोड, ठीक है। तो ये तरीका है डिफाइन करने का, यहाँ पे किसी भी तरह के सेमीकोलन का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। हाउ टू कॉल मैक्रोज, वी कैन कॉल ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज बाय यूजिंग देयर नेम्स डायरेक्टली, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज, देखो दो तरह के मैक्रोज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज, एक फंक्शन लाइक मैक्रोज, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम उनके नेम के थ्रू डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। एग्जांपल हैशटैग डिफाइन साइज 100, ठीक है। साइज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू क्या है 100, ठीक है। तो अगर हमें इसको कॉल करना है तो int array साइज हम लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर और डायरेक्टली हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वी कॉल फंक्शन लाइक मैक्रोज लाइक एक्चुअल फंक्शंस, और जैसे फंक्शंस को कॉल किया जाता है, देखो ये नेम के थ्रू कॉल किए जाते हैं मैक्रो, ठीक है। और फंक्शन लाइक मैक्रो जैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है उस तरीके से इनको भी कॉल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हैशटैग डिफाइन क्यूब एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है x इंटू एक्स, ठीक है। अब जब रिजल्ट में हमको कॉल करना होगा तो हम क्यूब और फिर उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फंक्शन को भी कॉल करते थे, सेम उसी तरीके से हम मैक्रो में फंक्शन लाइक मैक्रोज को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मैक्रो को कॉल करने के लिए। एडवांटेजेस की बात की जाए तो फास्टर देन फंक्शन, फंक्शन से कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट होते हैं मैक्रोज, कोड रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं सेम एज ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दीज आर द वैल्यूज यू पास टू योर प्रोग्राम व्हेन यू रन इट फ्रॉम द टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट। जब भी आप अपने प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से या टर्मिनल से रन करा रहे होते हो तो आप जो भी वैल्यूज को पास करते हो वो वैल्यूज आपकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होती हैं, ठीक है। दे अलाउ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग स्कैनफ और गेटस। कमांड लाइन की हेल्प से, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आप वैल्यूज को एज ए इनपुट डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो रनिंग टाइम पे बिना स्कैनफ या गेटस फंक्शन का यूज किए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हाउ टू यूज CLA, अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज कैसे करते हैं, इन C वी नीड टू मॉडिफाई अवर मेन फंक्शन टू यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हमें हमारे जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, यानी कि जो आप लोग स्टार्टिंग में लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के बाद int मेन लिखते हो उस मेन फंक्शन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज कर सको। कैसे मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है int मेन, फिर उसके अंदर हम क्या लिखते हैं int argc कॉमा कैरेक्टर एस्ट्रिक argv और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब argc और argv होता क्या है, argc इज आर्ग्यूमेंट काउंट, दिस इज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू योर प्रोग्राम, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके प्रोग्राम के अंदर पास होंगे वो डिफाइन करता है आर्ग्यूमेंट काउंट, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट वेक्टर argv क्या करता है, दिस इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स ऑल दी आर्ग्यूमेंट, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर सारे ही आर्ग्यूमेंट सेव्ड होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ CLA की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इनपुट, ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीन इसके मेन एडवांटेज हैं। डायरेक्ट इनपुट मतलब कि नो नीड फॉर स्कैनफ, हमें स्कैनफ नहीं यूज करना पड़ता प्रोग्राम के अंदर, हम डायरेक्टली CLA के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन यूजफुल फॉर बैच प्रोसेसिंग, जब भी हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, तो वहाँ पे ऑटोमेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी टू चेंज इनपुट व्हेन रनिंग द प्रोग्राम, जब भी हमें इनपुट को चेंज करना होता है प्रोग्राम के जब रन कर रहा हो उस टाइम पे, तो उस केस में काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो इस वीडियो में यूनिट नंबर 5 में इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इन सबके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के अंदर। नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे सारे पांचों यूनिट के नोट्स हैं प्लस ये सारे क्वेश्चन और इनके प्रॉपर C प्रोग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज ऑल फॉर PPS, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।